मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ? मुझे तो 7 साल पहले मर जाना चाहिए था। 25 साल के अबीर के इस सवाल ने उसके सामने बैठे मशहूर बाबा को बुरी तरह से हैरान कर दिया। बाबा ने अबीर को बड़े गौर से देखा। उनके चेहरे पर डर था, जैसे उन्होंने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। बाबा ने तुरंत अबीर की रक्षा के लिए उसके बाजू पर सुरक्षा कवच बांधने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनका हाथ अबीर के बाजू तक पहुंचा, वो एक बार फिर से हैरान हो गए। बाबा ने उसके बाजू पर एक अजीब और रहस्यमय निशान देखा, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। ये निशान देखने में एक आम बर्थमार्क जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें इतिहास के बहुत से दर्दनाक सच दफन थे। आखिर क्या था इस निशान का राज? बाबा के चेहरे पर एक शून्य सा छा गया। उन्होंने अबीर को घूरते हुए कहा, यह निशान यही तुझे तेरी राह तक ले जाएगा, तेरे मकसद तक, और यही तुझे तेरा सच दिखाएगा। बाबा की आवाज और ज्यादा गंभीर हो गई। आगे उन्होंने कहा, आज तेरी जिंदगी बदलने वाली है, या ये कहूं, हजारों की जिंदगी तेरे कारण बदलने वाली है। संभल के रहना बच्चे। इस दौरान अगर तूने गलत राह चुनी तो नुकसान सबसे ज्यादा तेरा ही होगा। तभी एक जोरदार हंसी की आवाज गूंजी। वो आवाज अबीर की थी। क्या गुरुजी, पहले तो आपने मुझे जीते जी मार दिया, अब मरे हुए को मकसद दे रहे हो आप। अबीर बाबा जी पर ताना कसते हुए बस हंसता रहा। अबीर के लिए ये सिर्फ एक मजाक था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल लड़का था। वो एक इंजीनियर था जो लॉजिक्स पर जीता था, पर उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया उतनी ही ज्यादा धार्मिक और स्पिरिचुअल थी, जिसके कहने पर अबीर यहां आया था। तभी अबीर को फोन पे फोन आने शुरू हो गए। अबीर ने देखा कि ये कॉल्स दिल्ली से प्रिया के ही थे। अबीर ने फौरन वहां से निकलकर फोन उठाया। अबीर, मैं तुम्हारे घर तो पहुंच गई हूँ, पर तुम्हारी मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही है। हेलो, कोई है? आंटी, आंटी, मैं प्रिया, आप घर पर हो? तुम्हारी लास्ट कब बात हुई थी आंटी से अबीर? रोज की तरह सुबह ही हुई थी बात। लगता है वो फिर से टीवी देखते देखते 9 बजे ही सो गई होंगी। अबीर ने प्रिया का फोन डिस्कनेक्ट करके अपनी माँ को फोन किया, पर उनका फोन बंद आ रहा था। अबीर ने फौरन प्रिया को वापस फोन किया। हाँ अबीर, उन्होंने फोन उठाया? नहीं, तुम एक काम करो, बाजू वाली दुबे आंटी से पूछो ना, शायद उन्हें कुछ पता हो। मैं फोन पे ही रहता हूँ। प्रिया बिना वक्त गवाए पड़ोसी के घर पहुंच गई। अबीर अपने फोन पर कुछ चेक करने लगा। प्रिया घंटी बजाने ही वाली थी कि फोन से कुछ आवाज आई। अबीर ने अपनी माँ के फोन पे एक ट्रैकर लगाया हुआ था, क्योंकि वो अकेले रहती थी, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका पता लगाया जा सके कि वो कहाँ है। क्या हुआ अबीर? प्रिया, माँ घर पर है ही नहीं। इतनी रात को दिसंबर की ठिठुरती ठंड में वो कहाँ गई होंगी? अबीर ने तुरंत अपने माँ की लोकेशन चेक की और उसके हाथ में फोन कांपने लगा। प्रिया, माँ की लोकेशन तो दिल्ली से मीलों दूर कहीं राजस्थान में दिखाई दे रही है। राजस्थान? वो वहाँ क्यों गई होंगी? वहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? इस सवाल ने अबीर को और भी ज्यादा परेशान कर दिया। राजस्थान से उनका कोई नाता नहीं था। अबीर ने जल्दी से अपने दोस्तों, पड़ोसियों, सबको एक एक करके फोन लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे अपनी माँ के बारे में कहीं से कोई खबर नहीं मिली। हर तरफ सिर्फ निराशा थी। अब अबीर के जहन में बाबा की वो बातें गूंजने लगी। ये निशान यही तुझे तेरी राह तक ले जाएगा, आज तेरी जिंदगी बदलने वाली है। तभी अबीर की नजर अपने बाजू पर बने उस अजीब से निशान पर गई। वो बाबा के पास वापस जाने के लिए तुरंत घर से निकला। उसे उम्मीद थी कि शायद वो उसकी कुछ मदद कर सके, लेकिन वहां पहुंचने पर अबीर को पता चलता है कि बाबा वहां से निकल चुके थे। उनसे बात करना अब नामुमकिन था। दिल्ली में रात के 2 बज चुके थे। अब अबीर के सब्र का बांध टूट गया और उसने तुरंत दिल्ली के लिए फ्लाइट टिकट बुक की। वहीं अबीर की माँ इस वक्त राजस्थान के किसी शहर में एक घर के अंदर बंद कमरे में कैद थी। वो डर और दर्द से तड़प रही थी। शानो शौकत में लिपटी वीना रायचंद नाम की एक औरत ने अबीर की माँ का गला कसकर पकड़ा हुआ था।
उसने अबीर की मां को गुस्से में दीवार की तरफ धक्का दिया। हट! तुझे क्या लगा यहाँ तेरा स्वागत होगा? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तूने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अबीर की मां ने वीना को नफरत भरी नजर से देखा और कहा कि एक औरत होकर वो किसी औरत के साथ इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है। अबीर की मां ने आगे जो कहा उसने वीना के पसीने छुड़ा दिए, उसके घमंड को एक झटके में जमीन पर ला दिया। अबीर की मां ने गुस्से में कहा, मेरा बेटा भी जिंदा है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। क्या? ये मुमकिन ही नहीं है। वो कैसे जिंदा हो सकता है? ये नहीं हो सकता। उसके शब्दों में हैरानी से ज्यादा डर था। वीना की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने अबीर की मां पर बंदूक तान दी। तकरीबन 20 घंटे के बाद अबीर दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आया और तुरंत राजस्थान के लिए निकला। उसकी मां की लोकेशन वहां से 700 किलोमीटर दूर जैसलमेर के पास किसी गांव की दिख रही थी। पर क्या अबीर समय पर अपनी मां तक पहुंच पाएगा? जैसे जैसे गाड़ी मंजिल की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे अबीर के मन में कई डरावने ख्याल आ रहे थे। गाड़ी अब शहर से बाहर एक गांव की तरफ बढ़ रही थी। वहां चारों तरफ वीरान रेगिस्तान था, जहां धुआंधार आंधी चल रही थी। रेत के इस भंवर में कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल था। गाड़ी मंजिल के बहुत करीब थी कि तभी अबीर का ट्रैकर बंद हो गया। अबीर ट्रैकर को बंद चालू करने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। क्या इतने पास आकर भी वो अपनी मां तक नहीं पहुंच पाएगा? अबीर का हौसला टूटने ही वाला था कि तभी ट्रैकर फिर से चालू हुआ और उसे पता चला कि वो उस लोकेशन पर पहुंच चुका था। गाड़ी रुकी। अबीर ने गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखा, लेकिन हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। तभी अबीर की नजर दूर मौजूद एक गहरे लाल रंग की तरफ पड़ी। हवा धीरे धीरे रुकने लगी और जैसे ही अबीर उस लाल रंग के करीब पहुंचा, उसके सामने का मंजर देखकर उसका शरीर कांप उठा। उसके सामने एक कच्ची सड़क के किनारे उसकी मां खून से लथपथ पड़ी थी। उनकी भीगी रंग की साड़ी खून से लाल हो चुकी थी। माँ, ये सब क्या हुआ? माँ कुछ बोलो। अब यहाँ कैसे आई? आपका ये हाल किसने किया? माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? अबीर ने अपनी मां को जोर से हिलाया, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। और मिलता भी कैसे, क्योंकि उसकी मां अपना दम तोड़ चुकी थी। अबीर ने आसपास देखा। उसे लगा कुछ तो होगा जो उसके सवालों का जवाब दे सके। तभी उसकी नजर रेत पर गई, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। आधे शब्द जैसे मिट चुके थे, पर अबीर उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वीना रायचंद से दूर रहना, बदला। इन शब्दों के अलावा वो वहां कुछ और नहीं समझ पाया। वीना रायचंद कौन है ये? क्या मतलब है इन सब का? और किस बात का बदला? अबीर ने ये नाम कभी नहीं सुना था। उसके दिमाग में कई सवाल गूंज रहे थे, पर दूर दूर तक कोई जवाब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रायचंद हवेली के शानो शौकत में पंडित पूजा में मंत्र उच्चारण कर रहे थे, जैसे किसी का मातम हो। वीना के पति धर्म रायचंद की मौत भी अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी। कहने को तो वो भी एक हादसा था, पर उसकी कहानी भी क्या अबीर की मां की मौत से जुड़ी हुई थी? ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। पर इन सब से दूर खड़ी वीना रायचंद के चेहरे पर गम कम, तनाव ज्यादा था। तभी कुछ गुंडे अंदर घुसे और सीधे वीना रायचंद के सामने पहुंच गए। गुंडे वीना के सामने झुकते हुए बोले कि उन्होंने उस लाश को ऐसी जगह फेंक दिया है जहां उसके घर वाले कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ना ही किसी को पता चलेगा कि ये सब उनका किया धरा है। वीना के चेहरे पर उस पल के लिए तनाव छट गया।
बहुत बढ़िया। अब उस औरत के साथ सारे राज भी खत्म। वीना को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अबीर अपनी मां तक पहुंच चुका था और जल्द ही उस तक पहुंचने वाला था। लेकिन तभी एक बात वीना को खटकी। पर अगर उसके बेटे को पता हो कि वो मुझसे मिलने आई थी, ये रिस्क नहीं ले सकते। उसके बेटे की सारी डिटेल्स का पता लगाओ तुरंत। वही अबीर प्रिया के साथ सिसकियों के बीच अपनी मां की अस्थियां बहा रहा था। कुछ दिन पहले तक हमारी परफेक्ट लाइफ की शुरुआत होने वाली थी। तुम माँ से पहली बार मिलती, हम अपनी शादी के बारे में बात करते, मैं तुम्हें और माँ को अपने पास अमेरिका ले जाता। मैं हमारे सपने पूरे करने के लिए तुम्हारी फैमिली से लड़ने तक को तैयार था। पर अब तो लाइफ जैसे एक बुरा सपना बन गई है प्रिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा अब आखिर जीना ही क्यों है। जीना है अबीर, हमें जीना है, सच तक पहुंचने के लिए, पता लगाने के लिए कि माँ के साथ ये सब क्यों हुआ। अबीर और प्रिया दोनों की आंखों में आंसू थे। अबीर ने प्रिया को जोर से गले लगा लिया। हाँ प्रिया, मुझे किसी भी तरह यह पता लगाना होगा कि आखिर ये वीना रायचंद है कौन और उसका मेरी माँ से क्या रिश्ता था। प्रिया, मुझे माँ को इंसाफ दिलाना ही होगा। मां की अंतिम रस्में निभाकर अबीर वीना रायचंद के सच तक पहुंचने निकल पड़ा। इंटरनेट पे सर्च करने के बाद उसे पता चला कि रायचंद परिवार जैसलमेर की एक बहुत ही अमीर और ताकतवर बिजनेस फैमिली थी, जिनके दवाइयों और केमिकल्स के बड़े बड़े बिजनेस थे। ये सिर्फ एक परिवार नहीं, एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था। पर इतने बड़े परिवार का अबीर की मां से क्या नाता हो सकता था? बिना ज्यादा सोचे समझे अबीर सीधा रायचंद हवेली पहुंचा। हवेली किसी बड़े महल से कम नहीं थी, पुरानी लेकिन शान से भरी हुई इमारत। हवेली की बाउंड्री इतनी ऊंची और मजबूत थी कि किसी का भी अंदर जाना मुश्किल था। अबीर ने देखा कि हवेली के बाहर हजारों की भीड़ मौजूद थी, पुलिस के बड़े अफसरों से लेकर जाने माने नेता भी। अबीर को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। हवेली के अंदर भी धर्म रायचंद की 13वीं होने के कारण बहुत हलचल थी। हल्के नीले रंग की बनारसी साड़ी में वीना रायचंद शोक जताने वाले मेहमानों का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा कर रही थी, पर वीना का ध्यान कहीं और ही था। तभी वही गुंडे जिन्होंने अबीर की मां की लाश ठिकाने लगाई थी, वीना को एक कोने में ले गए और बताया कि उस औरत के बेटे का नाम अबीर है, जो अमेरिका में नौकरी करता है, पर वो दिल्ली वाले घर में नहीं है, इसीलिए उस तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। फिर उन्होंने वीना को अबीर की एक फोटो दी। वीना अबीर की तस्वीर को घूरते हुए बोली, मुझे वो लड़का किसी भी हालत में चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालो उसे। तभी रायचंद खानदान के खास पुरोहित भी भागे भागे आए। वो वीना से अकेले में बात करना चाहते थे, जैसे उन्होंने किसी रहस्य को समझ लिया था। जैसे ही वो गुंडे वहां से गए, पुरोहित बोले कि अबीर को आज से 7 साल पहले मर जाना चाहिए था, पर वो नहीं मरा। लेकिन गौर करने वाली बात एक और थी। वीना रायचंद के बड़े बेटे नमन रायचंद की तबीयत भी पिछले 7 सालों से अक्सर खराब ही रहने लगी थी। ये सुनकर वीना के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानती थी कि पुरोहित जो भी बोल रहे हैं उसमें सच्चाई थी। तो क्या आपको लगता है कि नमन की इस हालत के लिए वो अबीर जिम्मेदार हो सकता है? क्या उसके जिंदा होने से मेरे बेटे की जिंदगी को खतरा है? पुरोहित ने इस बात से इनकार नहीं किया। वीना के दिल में डर बढ़ने लगा। कुछ तो खास है इस अबीर में। पुरोहित जी, अबीर के हम तक पहुंचने से पहले हमें उस तक पहुंचना होगा। बात सिर्फ इस परिवार के राज की ही नहीं, बल्कि इस परिवार की सुरक्षा की भी है। उसके आने से मेरे परिवार, मेरे बिजनेस, मेरे एम्प्लॉयर, सबको खतरा है। सब खत्म हो सकता है। तभी पुरोहित ने कुछ ऐसा कहा जिसने वीना को और परेशान कर दिया। इस परिवार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो बहुत से संतुलन बिगाड़ सकता है। अबीर शायद आपके बहुत करीब है। आपका और अबीर का बहुत जल्द
आमने सामने आना लिखा है, पर उससे क्या हो सकता है मैं अभी नहीं बता सकता। वहीं हवेली के बाहर भीड़ को चीरते हुए अबीर आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगा और फिर उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके होश उड़ा दिए। हवेली के गेट पर एक विशाल निशान था और ये वैसा ही निशान था जैसा अबीर के बाजू पर मौजूद था। अबीर के हाथ ठंडे पड़ गए। आखिर क्या रिश्ता है मेरा इस निशान और रायचंद परिवार से? माँ मुझे क्या बताना चाहती थी? माँ किस बात के बदले की बात कर रही थी? क्या अबीर अपने जवाबों तक पहुंच पाएगा या वीना अपनी चाल से उसका सफर भी हमेशा के लिए खत्म कर देगी?